वक्त उन्होंने लाठीचार्ज इस वजह से किया था क्योंकि कुछ लोगों ने जो बैरिकेडिंग्स थी उनको तोड़ के कुछ लोग मतलब जो एयरफील्ड थी वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह जो भी था तो वहाँ पे भागे थे लोग। उस वक्त उन्होंने गन भी पॉइंट की थी हम पे और हम लोग बहुत पास थे। हम पहली वीडियो तो शायद जो आई थी जिसमें लड़कियों को मारा जा रहा था वो हमारे सामने ही आई थी। बाद में जब ये सब चीज़ें इंटरनेशनल हो गई थी मतलब काफ़ी मीडिया में चल रही थी उस वक्त उन लोगों ने ये सब बचाव करने के लिए क्या किया था कि लड़कियों को प्रेफरेंस दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली और मेरे साथ इस वक्त हैं शांतनु बामनग्या जो कि गुरुवार को ही यूक्रेन से भारत और अपने शहर ग्वालियर लौटे हैं। शांतनु से हम जानेंगे कि किस तरह उन्होंने यूक्रेन में अपने एक एक दिन गुजारे, वहां पे कैसे हालातों में वो रहे और क्या क्या चीज़ें उन्हें वहां देखनी पड़ी। शांतनु, कैसे हो अभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और फर्स्ट ईयर है ये मेरा, अभी ऑन गोइंग। अभी उन्होंने कहा है कि हो सकता है 2 हफ्ते की शायद छुट्टियां लगाई हैं और फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हैं वॉर की क्या सिचुएशन रहती है। आपने जैसे बताया आप लवीव में पढ़ते थे, तो लवीव से पोलैंड बॉर्डर, इसके बीच की जो पूरी सिचुएशन रही है इसके बारे में बताइए। देखिए 24 को लगभग 6 बज रहे थे जब वॉर डिक्लेयर हुआ था और वहाँ के टाइम के हिसाब से यहाँ शायद 9:30 बज रहे होंगे उस वक्त। और हम लोग के साथ ऐसा था कि हम लोग है ना रात को 3 बजे अपने कुछ फ्रेंड्स को ट्रेन में बिठा के आए थे कीव के लिए रात को 3 बजे। और हम लोग मतलब सोए नहीं थे, लगभग सुबह 6 बजे हम लोग जग रहे थे। उस वक्त घर से फ़ोन आ गया था कि है ना वॉर वगैरह डिक्लेयर हो गया है तो तुम लोग थोड़े एसेंशियल आइटम्स है ना रख लो, क्योंकि जब तक अपने पास अभी एक्शन प्लान तो है नहीं। तो हम लोग निकल गए थोड़ा बहुत कैश इकट्ठा करने। तो ATMs पे बहुत लंबी लाइन थी, वहाँ पे यूक्रेनियंस भी मतलब कैश विड्रॉ कर रहे थे, इंडियंस भी कैश विड्रॉ कर रहे थे, सब लोग ही थे। हम लोग उसके बाद फिर कैश तो नहीं निकल पाया मेरे पास। इन टोटल लगभग 300 ग्रीना थे, रफली 800 रुपीज़। तो उसी को लेके हम साथ में चले थे। फिर 24 को तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग का भी उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि हमारे फ्रेंड्स ट्रेन में थे, कीव जा रही थी जो कि, और कीव में ही सब कुछ हो रहा था। तो हम लोग को उन लोगों की टेंशन थी उस वक्त और ख़ुद की तो नहीं ले पा रहे थे उस वक्त। लेकिन हम लोगों ने किसी तरीके से उन लोगों को वापस से मतलब उन लोगों ने ही मतलब खुद नहीं, वहाँ से कीव उतर के कीव से फिर ट्रेन की वेनेत्सिया के लिए, तो वो लोग वेनेत्सिया आए। उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने मतलब वो लोग जब सेफ़ हो गए थे तो 25 को हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग में, हमारा एक यूक्रेनियन फ्रेंड है उसने हमें है ना पहली बॉर्डर जो शाइनी बॉर्डर थी वहाँ ड्रॉप किया। बॉर्डर पे ड्रॉप नहीं किया था, लगभग 25-30 किलोमीटर्स बैक उसने हमें ड्रॉप कर दिया। फिर वहाँ से हमारा वॉकिंग शुरू हुई थी लगभग 12 बजे के करीबन, और 12 बजे से लेके लगभग 6 बजे तक हम लोग चले थे 25-30 किलोमीटर। फिर लाइन थी जिसमें लगना था आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उस लाइन में हम लोग लगभग शाम के 6 बजे से लेके अगले दिन के 7 बजे तक, मतलब सुबह 7 बजे तक लगातार हम लोग लाइन में थे और कोई स्पेसिफिक नहीं थी। जब उन्होंने लाइन हटाई उस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग लगेज बहुत कैरी कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि कितना लगेज ले जा सकते हैं। वो अर्ली स्टेजेस थी तो हमें पता भी नहीं था उतना, और काफ़ी लगेज था हमारे पास। मतलब हमारे पास लार्ज साइज़ जो सूटकेस होता है मेरे पास और मेरे फ्रेंड उज्ज्वल सिंह के पास, दोनों के पास 25 किलोस के सूटकेस थे। उसके अलावा हमने वाटर भी कैरी किया था क्योंकि पता था कि पानी तो नहीं मिलने वाला। लगभग 7-8 लीटर हम लोग पानी कैरी कर रहे थे। और उसके बाद फिर बैकपैक्स भी थे। वो बहुत अच्छा लगेज था हमारे पास। तो बॉर्डर पे जब हम लोग उन्होंने फिर लाठी चार्ज किया था उस वक्त 7 बजे, हाँ, शाइनी बॉर्डर पे फर्स्ट डे पे सोए हम लोग थे नहीं पूरी रात और खड़े रहे थे। वहीं पे रात को ही हम लोग को सीनियर्स भी मिल गए थे, हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स, 3rd ईयर के स्टूडेंट्स। तो उन लोगों के साथ भी हम लोग का थोड़ा अच्छा था। हमारे फ्लोर के ही थे, मतलब हमारे हॉस्टल में साथ में सेम फ्लोर पे रहते थे। तो इस वजह से हम लोगों ने साथ में सब लोग चले गए थे और
लेकिन वो लोग है ना सुबह 3 बजे करीबन वो लोग चले गए वापस कि अब इससे ज़्यादा हम लोग लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मतलब पुश नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों थे वहाँ पे 7 बजे तक, लेकिन हम फिर रुके। हमारी भले ही बॉर्डर क्रॉस नहीं हुई लेकिन हम काफ़ी कुछ देख के आए। उस वक्त उन्होंने लाठी चार्ज इस वजह से किया था क्योंकि कुछ लोगों ने जो बैरिकेडिंग्स थी उनको तोड़ के, कुछ लोग मतलब जो एयरफील्ड थी वहाँ पे, एयरपोर्ट वगैरह जो भी था, तो वहाँ पे भागे थे लोग। उस वक्त उन्होंने गन भी पॉइंट की थी हम पे और हम लोग बहुत पास थे उस वक्त, बहुत पास से हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग एक्टिव वॉर जोन में थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ देख के आए हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से तो हम लोग किसी तरीके से निकले। 2-3 बार गिरे लगेज लेके, दोनों, मैं भी और उज्ज्वल भी गिरे। उसके बाद फिर किसी तरीके से लगेज हम लोगों ने छोड़ा नहीं, पता नहीं क्यों। कह रहे थे कि छोड़ देते हैं लेकिन नहीं छोड़ा। और फिर हम लोगों ने शेल्टर वगैरह ढूंढा, तो शेल्टर वगैरह सारे बंद कर रखे थे उन लोगों ने क्योंकि उनको पता, मतलब जो भी, क्योंकि वो एक बॉर्डर क्रॉसिंग ही है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि पोलैंड टू यूक्रेन बसेस चलती रहती हैं और इस वजह से वहाँ पे शेल्टर वगैरह, होटल्स वगैरह सब रहते हैं, लेकिन सब बंद थे। और खाने के लिए भी रेस्टोरेंट वगैरह, और मैं वेजिटेरियन भी हूँ, इस वजह से कुछ नहीं था, मतलब खाने पीने का तो कोई इंतज़ाम नहीं था। जो हम लोग कैरी कर रहे थे हमारे पास सिर्फ वही था। और शेल्टर वगैरह ढूंढे तो शेल्टर वगैरह नहीं मिले हम लोग को। हम लोग पहले दिन, मेरे को ध्यान है कि हम लोग गार्डन में, गार्डन नहीं, मतलब वही रोड साइड पे जो गार्डन रहते हैं उस पे हम लोग, मैं और उज्ज्वल दोनों, हम दोनों वहीं पे बैग वगैरह रख के सो गए थे। ठंड काफ़ी थी लेकिन हम लोग सो गए थे वहीं। तभी जो सीनियर्स हम लोग को, मतलब हम लोग को छोड़ के नहीं गए थे, वो उन लोगों का खुद का रीज़न था कि चले जाते हैं वापस। तो वो लोग जो चले गए थे उन लोग, हम लोग को पता नहीं कैसे देख लिया आके और उठाया और हम लोग फिर से लाइन में लग गए। उठ के फिर हम लोग लाइन में लग गए। फिर हम लोग लाइन में लगे हैं, फिर हम लोग वापस आए। अभी हम लोग है ना, हम लोग को शेल्टर वगैरह कुछ नहीं मिला। उस नाइट को शायद हम लोग है ना, सेकंड डे की जो नाइट थी, उस नाइट को हम लोगों ने शेल्टर ढूंढने की कोशिश की कि कहीं कुछ मिल जाए। एक जगह मिला जहाँ पे यूक्रेनियंस रुके हुए थे, तो उन लोगों ने, पहले तो हम लोग को इनिशियली हम लोग रुक गए। काफ़ी सारे इंटरनेशनल, मतलब जो फॉरेन नेशनल्स थे वो लोग रुके, लेकिन उन लोगों ने बाद में, वहाँ पे हीटिंग वगैरह बहुत बढ़िया थी, लेकिन बाद में उन लोगों ने ही हमें दूसरे शेल्टर में शिफ्ट किया जहाँ पे कुछ नहीं था इस तरीके का। उस शेल्टर में, जो फर्स्ट शेल्टर था, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी। मैं तो नहीं दोष दूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के लोगों को प्रेफरेंस पहले मिलनी चाहिए शायद। तो हम लोग भी चले गए आराम से, और वो सेकंड शेल्टर में हीटिंग वगैरह नहीं थी, मतलब सिर्फ ये था कि वहाँ छत थी हमारे ऊपर, सर के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर वगैरह जो था वो बाहर वाला ही था। प्रॉब्लम ये थी, हम लोग जब लवीव से निकले थे उस वक्त है ना, टेम्परेचर जो आउटसाइड टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था और लगभग 2 दिन तक वही रहना था। लेकिन जब हम लोग बॉर्डर पहुँचे हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने -5 से लेके -5 से कम डिग्रीज़ में टेम्परेचर चल रहा था। तो एक तो हमारे पास ना कैप थे ना ग्लव्स थे। अभी यहाँ पे इंडिया में सबको यही पता रहता है कि हाँ भाई इतनी देर खड़े रहे होंगे तो शायद पैर में दर्द हुआ होगा, ये हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे एक ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट की भी प्रॉब्लम रहती है जो हम लोगों ने फेस की थी। हम लोगों को ही पता है कैसी रहती है वो, और हाथ वगैरह तो काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम लोगों ने फिर यही किसी तरीके से रोज़ लाइन में लगते थे और फिर रात को शेल्टर में रुकते थे, उसी शेल्टर में जहाँ पे ठंड थी। और ये किस बॉर्डर पे चल रहा था? ये शाइनी बॉर्डर पे चल रहा था, सब ये उसी बॉर्डर पे चल रहा था। और उस बीच में मतलब हमने ये भी देखा कि है ना, इंडियंस को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस थी, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं है ना, जो ऑफिसेस थे, जो चेक पोस्ट थी, वहाँ पे अंदर कोई ना कोई हलचल थी जिसकी वजह से है ना वो लोग इंडियंस को अलग करते थे कि अपनी, मतलब अपने ही इंडियन गवर्नमेंट वाले लोग करवाते होंगे कि इंडियंस को आप अलग कर दो ताकि हम उनको छांट ले। उस वक्त उस बीच में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी,
जो अपने जैसे दिख सकते हैं वो लोग सब अलग हो जाते थे साथ में हमारे, कि हमारे ज़रिए वो लोग भी निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं रहा होगा। हम लोगों को वहाँ शाइनी बॉर्डर पे ये पता पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ कर रही है सरकार, इस वजह से हम लोग डटे हुए थे वहाँ पे। हमें ये आइडिया नहीं, सरकार पे भरोसा था। हाँ सरकार पे भी भरोसा था, और फिर घर वालों पे भी था कि यार घर वाले हैं ना वहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। इस वजह से मैंने कहा कि यार बजाय के लवीव जाने के इट्स सेफ कि हम यहीं रहें, क्योंकि बॉर्डर पे तो नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि यूक्रेनियन पोलैंड बॉर्डर, अगर पोलैंड पे अगर अटैक होता है तो वाकई में फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम लोग को इस चीज़ का आइडिया था, इस वजह से हम लोग उसी बॉर्डर पे डटे हुए थे। लेकिन किसी तरीके से जो 4th डे था लास्ट, उस दिन हम लोग है ना किसी तरीके से पता नहीं कैसे, लेकिन एक हम लोगों के पास वापस जाने का रास्ता भी नहीं था, क्योंकि कैब्स जाती नहीं थी। आपको कैब्स तक जाने के लिए है ना आपको वापस 25-30 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। इस वजह से भी हम लोग है ना जाने की हिम्मत नहीं थी कि है ना हम लोग वापस से 25-30 किलोमीटर, क्योंकि अभी हम लोग पहले जब आए थे ना लवीव से बॉर्डर पे, तब हम लोग है ना काफ़ी मतलब रेस्टेड थे, मतलब अच्छा हमारे पास मतलब ताकत थी, लेकिन वापस जाने की हमारे पास ताकत नहीं थी। तो उस वक्त हम लोग वापस जा नहीं सकते थे, शेल्टर हमारे पास था नहीं, खाने पीने का कुछ था नहीं, पानी भी जो लेके आए थे वो भी ख़त्म हो गया था। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पानी जो मिलता है वो 2 तरीके का पानी मिलता है, एक नॉर्मल वाटर होता है, एक सोडा वाटर होता है। वहाँ के लोग पता नहीं क्यों पीते हैं सोडा वाटर। तो सोडा वाटर हम लोग को मिल रहा था, अब वो भी पिया, लेकिन और दूसरी प्रॉब्लम अभी जैसे मेरा गला ख़राब चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि हम लोगों ने ठंडा पानी पिया है वहाँ पे। तो बेसिकली आपको वहाँ पे फूड और जो है वाटर, ये 2 नेसेसिटी जो होती हैं लाइफ के लिए, इसकी भी आपको बहुत ज़्यादा शॉर्टेज उस वक्त रही? उस वक्त बहुत शॉर्टेज थी, और शेल्टर वगैरह मतलब हर तरीके से हम लोगों ने सब कुछ देख के आए हैं। और जिस बॉर्डर पे आप लोग थे, उस बॉर्डर पर जो है आपने ऐसा कुछ देखा कि इंडियंस के साथ कुछ भेदभाव हुआ, या फिर पोलैंड बॉर्डर पे ऐसा कुछ? क्योंकि कई सारी ऐसी न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया गया, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। बिल्कुल हुआ था मैम। पहली वीडियो तो शायद जो आई थी जिसमें लड़कियों को मारा जा रहा था वो हमारे सामने ही आई थी। बाद में जब ये सब चीज़ें इंटरनेशनल हो गई थी, मतलब काफ़ी मीडिया में चल रही थी, उस वक्त उन लोगों ने ये सब बचाव करने के लिए क्या किया था कि लड़कियों को प्रेफरेंस दिया था। तो 3rd डे पे हमारे साथ में जो सीनियर्स थे उसमें जो गर्ल्स थी ना उनको भी निकाल लिया गया था बॉर्डर से। इसके पीछे का रीज़न क्या था? वो क्यों इंडियंस के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? इंडियंस नहीं, वहाँ पे सभी फॉरेन नेशनल्स के साथ सेम किया जा रहा था। लाइक स्पेसिफिकली इंडियंस, हम लोग सिर्फ हम ही नहीं हैं वहाँ पे, सभी थे। लेकिन किया इसीलिए जा रहा था क्योंकि जो भी सिचुएशन थी, मैं तो सरकार को दोष नहीं देता कि सरकार जो पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्होंने जो भी किया ना उन्होंने सही किया, क्योंकि रशिया ने हमारा बहुत साथ दिया है कहीं ना कहीं। उसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड हैं, इस वजह से हम सिर्फ अपना वो नहीं चेंज कर सकते। ऑल्दो स्टूडेंट्स को निकालना ज़रूरी है, लेकिन आप किसी अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकते कुछ बचाने के लिए। तो उन्होंने जो किया वो उनके पॉइंट से सही था, और अब आ ही रहे हैं सब लोग वापस, धीरे धीरे करके आ ही जाएंगे। और उस वजह से भेदभाव हुआ था हमारे, इवन के हम जब निकल रहे थे ना वहाँ से अपने हॉस्टल से, उस वक्त हमारे हॉस्टल की जो वार्डन वगैरह थी उन्होंने भी बोला था कि इंडियंस आप लोग, तुम्हारी सरकार ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। क्योंकि अभी अगर आप पास्ट देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो उन्होंने भी हमारे साथ कुछ अच्छा किया नहीं है। और हम लोग रहे भी हैं, अभी 3.5 महीने ही रहे हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी कुछ देख के आ रहे हैं कि उन लोगों का किस तरीके का बर्ताव रहता है हमारे प्रति। हम लोग सिर्फ एजुकेशन करने गए हैं, लेकिन हमने सब चीज़ें देखी हैं वहाँ पे। तो जब फर्स्ट डे जब वॉर का जो स्टेटमेंट आया था कि हाँ रूसिया ने फाइनली अटैक कर दिया है, तो उस वक्त जो माइंड में जो चीज़ें चल रही थी, जो जहन में चल रहा था कि आगे क्या होगा, ये एक सिचुएशन अचानक से कैसे क्रिएट हो गई, उसको लेके क्या थॉट थे? हम लोगों ने उतना पैनिक तो नहीं किया था, और लोग घर वालों ने बहुत पैनिक, क्योंकि अब न्यूज़ में क्या चलता है हम लोग को वहाँ पे पता नहीं पड़ रहा था। मेरे को तो अभी यहाँ पे आके पता पड़ रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड्स जो भी शायद बॉर्डर्स हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी आ जाओ वापस, क्योंकि यहाँ पे अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अपने को पता भी नहीं है। और ऐसे सच हमने पैनिक किया नहीं था, क्योंकि
वहाँ पे इनिशियल डेज़ में हमारे पास काफ़ी सपोर्ट था। मैंने आपको बताया ही कि हम लोग को जैसे बॉर्डर तक भी ड्रॉप करके आए थे हमारे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं था, मैं सिर्फ नेगेटिव बात ही बताऊँगा। हम लोग को वहाँ पे है ना, अगर इस बॉर्डर पे हमको कुछ नहीं मिल रहा था तो हम लोग को अगली बॉर्डर पे गए थे तो वहाँ पे है ना खाने का भी प्रोवाइड किया गया था। वो भी यूक्रेनियंस ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह बुरे ही लोग थे, लेकिन अच्छे लोग भी मिले थे। तो कम्प्लीटली आप ये नहीं कह सकते कि सारे ही बुरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर है, लेकिन जैसे अभी आपके और भी कई सारे फ्रेंड्स अभी वहाँ फंसे हुए हैं। अभी देखिए, बॉर्डर्स तो मोस्टली सबने क्रॉस कर दिए और काफ़ी सारे वापस भी आ चुके हैं, लेकिन हाँ काफ़ी लोग होंगे अभी भी होंगे। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के तो मैं मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स आ चुके हैं वापस। तो जो अभी वहाँ पर हैं उनसे आपका कोई अभी कांटेक्ट है, किसी तरह से उनसे कोई बात हुई हो तो वहाँ की सिचुएशन वो बता पाएँ कि अभी क्या चल रहा है वहाँ? जी, हम अभी जैसे पोलैंड बॉर्डर पे तो हम लोगों ने, जितने लोगों ने क्रॉस किया था ना हमारे साथ वालों ने, वो लगभग सबने सेम टाइम पे ही क्रॉस किया। और हम लोग सब लोग है ना, जो होटल किया गया था ज़ेरशॉ में, उसमें हम लोग रुके थे। तो उस होटल में सब लोग ही थे, मतलब पहचान वाले ही थे हमारे सारे। और उसके अलावा अभी जो हमें पता है वो शायद हंगरी और रोमानिया वगैरह की बॉर्डर्स पे हैं। उनका हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ पता पड़ रहा है कि फ्रेंड्स वगैरह सेफ़ हैं, अब सेफ़ है। अभी तक मतलब उन लोगों को भी लाइन में लगना पड़ा है, लेकिन उन लोगों का उतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं था जैसा हम लोगों ने फेस करके आए हम लोग। वो लोग मतलब बस वगैरह में उन लोगों ने सब कुछ कर लिया था, देख लिया था कि किस तरीके से। हाँ, हम लोग जब वहाँ पे फंसे हुए थे तब हम लोग उनको भी बता रहे थे कि भाई आप लोग कम से कम शॉल कैरी कर लेना, अच्छे मतलब वार्म क्लोथ्स लेके जाना, एक्स्ट्रा लेके चले जाना भले ही थोड़े बहुत, और खाने और पीने का लेके जाओ कम से कम 4-5 दिन। अगर तुम फंस भी जाओ तो तुम्हारे पास 4-5 दिन के लिए रहना चाहिए सामान, कि आप कम से कम 4 to 5 डेज़ आप आराम से काट सको। जो इतने दिन आपने बॉर्डर्स पे निकाले और आपने बताया कि वहाँ पे लोगों ने आपकी हेल्प भी की, तो उस दौरान जब फैमिली से भी बातचीत हो रही होगी तो अंदर से एक मन में एक जो इमोशनल लग रहा होगा कि हाँ आप कैसे भी करके अब अपने देश पहुँचे। हाँ बिल्कुल लग रहा था। इसी वजह से शायद हम लोग 4 दिन बॉर्डर पे अटके हुए थे। और ये था कि मैं कम बात कर रहा था घर पे पापा वगैरह से, ताऊ जी से, लेकिन हाँ मैं अपने जैसे भैया वगैरह हैं, भाई वगैरह है, इन लोगों से ज़्यादा बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था इन लोगों से बात करूँगा तो अगर मैं कोई गलत बात भी बोल दूँ ना तो वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग वाकई में बहुत प्रॉब्लम में थे। और उस वक्त ये था कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि वापस चले जाते हैं यार, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स अभी बाकी बॉर्डर से आ रहे हैं ना वो सारे हॉस्टल में ही थे। और सिर्फ हम 2 ही थे, मतलब मेरे बैच के शायद फर्स्ट ईयर वाले में हम लोग सबसे पहले आए हैं, लेकिन हम लोग है ना, मतलब सबसे पहले हम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें फेस करके आए हैं। ये लोग थोड़ा आराम से ईज़ में थे, मतलब आराम से रहे हैं, हॉस्टल रहे हैं 3-4 दिन और उसके बाद आराम से निकले हैं हंगरी के लिए। तो अब आपके जो फ्रेंड्स हैं जो भी इस वक्त आपको इस वीडियो में देख रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? फ्रेंड्स तो अभी सेफ़ हैं, लेकिन अगर मैं तो गवर्नमेंट से इतना ही चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंडियंस हैं, सबको सेफली निकाल लिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि वहाँ सिचुएशन जो चल रही है वो गवर्नमेंट को पता है, लेकिन उतना उस हिसाब से एक्शन वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसका है ना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो और ज़्यादा तेज़ी से सब काम करने की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल। अभी जैसे कि आपने बताया कि आप MBBS की फ़र्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, तो अभी यूक्रेन में भी हालत सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो किस तरह अब आप अपनी MBBS की जो पढ़ाई है उसको लेकर माइंड में टेंशन तो होगा कि हाँ अब कैसे आगे बढ़ा जाए? मुझे इतना टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने अभी भले ही 3.5 मंथ्स हुए थे, लेकिन हमने बहुत अच्छे मोमेंट्स वहाँ पे क्रिएट किए थे और सब अच्छा चल रहा था। ये सब होने के पहले पढ़ाई वगैरह भी अच्छी थी, और अभी हम लोग टीचर्स वगैरह से भी कांटेक्ट में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, कि जो हम लोग को वहाँ पढ़ा रहे थे वो लोग, उन लोगों की क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो लोग शायद नहीं निकल रहे होंगे वहाँ से, वहीं रह रहे होंगे। तो उन लोगों से भी कांटेक्ट में आना है धीरे धीरे करके, कि उन लोगों के साथ वो लोग अभी ठीक हैं या नहीं है।
थैंक यू सो मच शांतनु, हमसे बात करने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर ओवर हो और आप वापस यूक्रेन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। थैंक यू। तो मेरे साथ थे शांतनु वामनगया, जिन्होंने अपने यूक्रेन के जो हालात थे, जो उन्होंने दिन वहाँ गुजारे, कैसे निकाले, उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उन्होंने शेयर की। आप देखती रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन गौतम के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।